नमस्कार, हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि यदि प्रेसिडेंट के ऑफिस में किसी प्रकार से या किसी कारण से वैकेंसी आती है, मतलब मानिएगा कि प्रेसिडेंट यदि किसी समय के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने में किसी भी कारण से असमर्थ हैं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस की वैकेंसी की पूर्ति कैसे होती है। और दूसरा सवाल ये कि देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के साथ साथ कुछ तो प्रिविलेजेस मिलना चाहिए, तो संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, इन सवालों के जवाब आज के हमारा संविधान के इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 62, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में यदि वैकेंसी आती है तो ऐसे में क्या करना है, वो वैकेंसी को कैसे पूरा किया जाएगा, इस पे बात करता है। आर्टिकल 62 स्टेट्स, एंड आई कोट, time of holding election to fill vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill casual vacancy. Article 62 subclause 1, an election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term. देखिए, यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम जानते हैं कि उनका जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, वो 5 साल के लिए होता है, तो दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक होता है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में टेम्पररी वैकेंसी होती है, कि मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यदि ट्रैवल कर रहे हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ समय के लिए बीमार हैं, तो उसके लिए हमने अलग प्रोविज़न देखा। ऐसे में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है, हमने ये पिछले वीडियो को देखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल होता है, जो टर्म होता है, वो 5 साल के लिए होता है। तो आर्टिकल 62 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 5 साल पूरे होने के पहले अगले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे पहला वीडियो याद करें तो जो शब्द यूज़ हुआ था वो था शैल, मतलब ऐसा कोई समय नहीं हो सकता जब भारत के पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ना हो। इसलिए आर्टिकल 62 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 5 साल पूरे होने के पहले अगले प्रेसिडेंट का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। दूसरा, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after and in no case later than 6 months from the date of occurrence of such vacancy। मतलब किसी भी कारण से यदि वैकेंसी उत्पन्न होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में, चाहे उनकी मृत्यु के कारण या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया है या उन्हें रिमूव कर दिया गया है महाभियोग चलाकर या किसी और कारण से, तो जल्द से जल्द अगले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होना चाहिए और उस वैकेंसी को, उस रिक्ति को पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्लॉज है वो ये कि एंड इन नो केस लेटर देन 6 मंथ्स, मतलब जिस दिन से वैकेंसी अराइज होती है उसके मैक्सिमम 6 महीने के भीतर अगले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुन लिया जाना चाहिए। And the person elected to fill the vacancy shall, subject to provisions of Article 56, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he or she enters upon the office। जब नया व्यक्ति कोई वैकेंसी की जगह पे आते हैं तो उनका कार्यकाल 5 साल तक चलेगा और 5 साल का जो ड्यूरेशन है उसका कैलकुलेशन कब से होगा? जी हाँ, उस दिन से जिस दिन से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस संभाला या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो मानिएगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका कार्यकाल 5 साल का है और 2 साल के बाद ही किसी कारण से वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो बाकी 3 साल के लिए जो प्रेसिडेंट नए बनेंगे उनका कार्यकाल केवल 3 साल नहीं होगा। जैसे ही कोई नई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं उनका कार्यकाल उस तारीख से अगले 5 साल के लिए होगा। तो छोटी सी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात आर्टिकल 62 में। अब आते हैं अगले सवाल पे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ क्या प्रिविलेजेस एसोसिएटेड हैं। यदि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 361। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं आर्टिकल्स की श्रृंखला को तोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बात हो रही है, आर्टिकल 361 का यहाँ पर चर्चा होना महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स और राज प्रमुख, इन सब के लिए क्या प्रिविलेजेस हैं। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 361 की भाषा क्या कहती है।
प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख। देखिए, राज प्रमुख नाम शायद आपने पहली बार सुना हो। राज प्रमुख मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल था। अब राज प्रमुख नहीं होते, अब जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर होते हैं। The president or the governor or the Raj Pramukh of a state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties। बड़ी बात कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नर हैं, वो किसी भी कोर्ट में उनकी जवाबदेही नहीं रहेगी। किस चीज़ को लेकर? वो कोई भी काम जो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ किसी स्टेट की हैसियत से करते हैं, यदि वो कोई भी अपना फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही जो है वो कोर्ट्स में नहीं रहेगी। मतलब कोर्ट्स उस पर सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकते। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे लगता है क्लासिक प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर्स कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर है, तो उनका जुडिशरी के साथ उनके काम के डिस्चार्ज को लेकर जुडिशरी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक तरह से दोनों अलग होना चाहिए और इसलिए कहा गया कि ऐसा नहीं कि कोई भी सवालिया निशान नहीं, लेकिन उनके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस, इनको लेकर कोर्ट में कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। प्रोवाइडेड दैट द कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी ब्रॉट अंडर रिव्यू बाय एनी कोर्ट, tribunal or body appointed or designated by either house of parliament for the investigation of a charge under article 61। लेकिन किसी कोर्ट में सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जा सकता, ये बात ठीक है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर महाअभियोग चल सकता है, और महाअभियोग चलाते समय जिस हाउस में महाअभियोग का प्रोसेस शुरू हुआ है उसका दूसरा हाउस, यदि लोकसभा में शुरू हुआ है तो राज्यसभा, और राज्यसभा में यदि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं तो लोकसभा, कोई भी एक हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकता है। तो आर्टिकल 361 कोर्ट में सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन जो दूसरा हाउस है वो आर्टिकल 61 में यदि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उस समय इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दैट वोंट बी अफेक्टेड बाय आर्टिकल 361, वो एक एक्सेप्शन है। Provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the governor of India or the government of a state। क्या मतलब कि देखिए, यदि कोई भी आम नागरिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट सरकार के खिलाफ में यदि कोई केस लाना चाहता है तो ला सकते हैं। केवल प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट में, उनकी कैपेसिटी, ऑफिशियल कैपेसिटी के खिलाफ आप केस नहीं ला सकते, लेकिन सरकार के खिलाफ तो ला ही सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पूरी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की और गवर्नर में होगी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की, और चूंकि 361 कहता है कि उनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जा सकता, तो कोई उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट ना करे कि सरकार के खिलाफ ही कोई केस नहीं लाया जा सकता। इनफैक्ट यदि आप आंकड़े देखेंगे तो भारतीय कोर्ट्स में जितने मैटर्स पेंडिंग हैं उसमें लगभग 70% मैटर्स जो हैं वो या तो सरकार के द्वारा हैं या सरकार के अगेंस्ट में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है और स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है। तो कुल मिला के ये जो प्रोविजो है ये प्रेसिडेंट और गवर्नर और सरकारें इनको अलग अलग कर रहा है। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के खिलाफ में केस नहीं ला सकते, गवर्नर के खिलाफ में केस नहीं ला सकते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के खिलाफ में बिल्कुल केस लाया जा सकता है। Second, no criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the president or the governor of a state in any court during his term of office। कार्यकाल जब तक चल रहा है, ना तो प्रेसिडेंट के विरुद्ध में ना तो गवर्नर के विरुद्ध में किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की जा सकती। ये शब्द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिविल केसेस की जब बात आती है तो रूल कुछ और है। क्या है, जल्द ही आपको बताऊंगी। लेकिन जहाँ तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात है, जब तक कार्यकाल चल रहा है, मतलब कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाई जा सकती हैं, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो कोई व्यक्ति का यदि ये केस है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनका मर्डर किया, तो क्या उनके ऊपर मर्डर का ट्रायल चल सकता है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स
किसी भी भारत के कोर्ट में प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ जब तक उनका टर्म चल रहा है तब तक नहीं लाया जा सकता। No process for the arrest or imprisonment of the president or the governor of a state shall issue from any court during his term of office. प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ ऑफिस जब तक उनका चल रहा है, कार्यकाल जब तक उनका चल रहा है, उतने समय तक किसी भी प्रकार से उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनका इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता, उनको जेल में किसी भी कारण से नहीं रखा जा सकता। भूलिएगा मत, उनके ऊपर फिर भी महाभियोग चलाया जा सकता है और महाभियोग चला के उनको हटाया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से कार्यकाल चलते समय उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। एंड सब क्लॉज 4, एनी सिविल प्रोसीडिंग्स, अब सिविल केसेस में क्या होगा? एनी सिविल प्रोसीडिंग्स इन विच अ रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट or the governor of a state shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office as president or as governor of such state, until the expiration of 2 months of notice in writing has been delivered to the president or governor as the case may be, or left at his office, stating the nature of the proceedings, the cause of action thereof, the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and the relief which he claims। काफ़ी लंबा सा है पर बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात। यदि प्रेसिडेंट के या गवर्नर के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का सिविल प्रोसीडिंग चलाना है, सिविल केस लाना है, प्रेसिडेंट की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मानिएगा कोई लैंड का झगड़ा है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है और कोई व्यक्ति लैंड की, भाई प्रेसिडेंट ने मेरी जो है वो ज़मीन हथिया ली मानिएगा, और ज़मीन को लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में जो है वो केस चलना है, जिस व्यक्ति के खिलाफ चलना है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो 2 महीने का नोटिस पहले उनको देना पड़ेगा। कौन जो है वो केस लेकर आ रहा है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो रहते कहाँ पर हैं, और 2 महीने नोटिस देने के बाद आप प्रेसिडेंट या गवर्नर पे सिविल केस चला सकते हैं। तो कुल मिला के आर्टिकल 361 के अनुसार जवाबदेही उनके काम को लेकर किसी कोर्ट में नहीं रहेगी, उनको जेल या इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता, कोई भी प्रकार का क्रिमिनल केस किसी भी कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, लेकिन सिविल केस लाया जा सकता है, लेकिन 2 महीने के नोटिस के बाद। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, ये जानना ज़रूरी है कि उनके पद की गरिमा के लिए ये आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से उन्हें कोर्ट में खींच के ना ला सके। लेकिन जहाँ तक सिविल केसेस की बात है, तो सिविल केसेस क्योंकि जो हैं वो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, व्यक्तिगत मामले होते हैं, तो किसी व्यक्ति को उसके इस अधिकार से नहीं वंचित किया जा सकता कि यदि उसका झगड़ा किसी प्रकार से सिविल झगड़ा है और प्रेसिडेंट या गवर्नर जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ है, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। जहाँ तक क्रिमिनल की बात है, क्रिमिनल केसेस में हम ये मानते हैं कि कोई भी क्रिमिनल केस जो होता है वो उसमें राज्य का इंटरेस्ट होता है, उसमें स्टेट का इंटरेस्ट होता है। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि XYZ वर्सेस द स्टेट, सारे क्रिमिनल केसेस में यदि मानिएगा कि मुझे किसी व्यक्ति ने चोट पहुंचाई, गहरी चोट पहुंचाई, बॉडीली इंजरी पहुंचाई, तो मैं तो उसमें पार्टी रहूंगी, लेकिन स्टेट भी पार्टी रहेगा। सारे क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य का मामला है। और सिविल केसेस मतलब लैंड के मामले, शादी के मामले, पर्सनल लॉ से संबंधित कोई मामले, ये सारे जो हैं वो ये सिविल मामले हैं। तो एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई आर्टिकल 361 में। अगले वीडियो में एक आपको ओवरव्यू समझाने की कोशिश करूंगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, और कौन से ऐसे समय हैं जब प्रेसिडेंट की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। संविधान की अलग अलग प्रोविजंस जो हैं वो इस पर बात करते हैं, लेकिन इस पर एक ओवरव्यू दूंगी अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारा संविधान। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।